हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 अक्टूबर को जेई एडवांस का रिजल्ट आ रहा है और 6 अक्टूबर से जोसा की वेबसाइट पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और दुनिया भर की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आगे के सारे स्टेप्स जो होने वाले हैं, चॉइस फिलिंग और फिर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सभी चीज़ें हमें अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अगर आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं आती तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे या फिर आप वीडियो को भी एक से ज़्यादा बार देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जो काम की चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में कवर करवा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जल्दी से देख लेते हैं जो कि आपको जोसा की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से अपना जो काम है मेन शुरू हो रहा है कि 6 अक्टूबर से जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और 6 अक्टूबर से लेकर आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और 12 अक्टूबर को जितने भी स्टूडेंट्स ने अक्टूबर 11 2020 तक चॉइसेस फिल की होंगी 5 बजे तक, यानी कि अक्टूबर 11 को 5 बजे तक जो भी चॉइसेस फिल की होंगी कैंडिडेट्स ने ओवरऑल, और सारे कैंडिडेट्स हैं जिन 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 ने रजिस्टर किया होगा और उनमें से जिस जिसने चॉइस फिल की होंगी, उसके बेसिस पे 12 अक्टूबर को मॉक सीट एलोकेशन होगा। ये फाइनल सीट एलोकेशन नहीं है। मॉक सीट एलोकेशन का मतलब है कि उस वक्त तक जितने लोगों ने सीट्स फिल कर दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस मिलने का कितना चांस है। तो ये एक बार 12 अक्टूबर को होगा और एक बार 14 अक्टूबर को होगा। और ये किस बेसिस पे होगा कि तक अक्टूबर 13 को 5 बजे तक कितने लोगों ने क्या क्या चॉइसेस भर दी थी, उसके बेसिस पे ये मॉक एलोकेशन होगा आपको। ठीक है, और 15 अक्टूबर को 5 बजे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो बंद हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग और सीक्वेंसिंग, मतलब कि किस सीक्वेंस में अपनी चॉइस फिल कर रहे हो, ये करने का मौका केवल फर्स्ट राउंड के सीट एलोकेशन से पहले ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको 15 अक्टूबर 5 बजे से पहले पहले कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, क्या ब्रांच की चॉइस है, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके लॉक करना होगा। अगर आप इन केस लॉक नहीं करते हो तो जो भी आपका फाइनल सीक्वेंस जो सेव्ड होगा वही सीक्वेंस लॉक्ड हो जाएगा और आगे पूरी काउंसलिंग में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी सूरत में। तो फर्स्ट ये 15 अक्टूबर से, मतलब कि 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आप जो चॉइस फिल करोगे और जिस सीक्वेंस में फिल करोगे वही पूरी काउंसलिंग में चलेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से फिलिंग करनी है, सीक्वेंसिंग बहुत ध्यान से हमें रखनी है। अभी आपको बताऊंगा अभी मैं इस वीडियो में। और दूसरी बात, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं फिल करनी है, ऐसे चॉइसेस या ऐसे कॉलेज बिल्कुल नहीं फिल करने जहां पे हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक, तो ऐसा करने के बाद 17 अक्टूबर को अराउंड 10 बजे फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, अब जिनको सीट नहीं मिली तो उनके लिए तो वेटिंग गेम जारी रहेगा, वो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। लेकिन जिनको सीट मिल गई है उनको फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर उसकी टाइमलाइन दी हुई है 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, और टाइम भी दिया हुआ है। और उसमें आपको फी पेमेंट करना होगा, कितना करना होगा, कैसे करना होगा, वो भी सब बताता हूँ। आपको फी पेमेंट करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और कुछ क्वेरीज आ सकती हैं जोसा की तरफ से। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद उनका आंसर भी आपको देना पड़ेगा और उसकी भी लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है। तो क्वेरीज का मतलब ये नहीं कि जोसा आपसे पूछेगा कि और बड़े भाई बताओ क्या हालचाल है। क्वेरीज में ऐसे क्वेरीज आ सकती है कि जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो उतना क्लियर नहीं है या फिर उसमें उनको कोई दिक्कत लग रही है, तो वो क्वेरीज आपके वही ऑनलाइन पोर्टल पे आपको दिखेंगी, है ना, ऑप्शन दिखेगा कि अगर कोई क्वेरी रेज हुई होगी तो उसका आपको विद इन द गिवन टाइम फ्रेम आंसर देना होगा। ठीक, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 3 से 4 घंटे में लॉग इन कर करके चेक करते रहेंगे कि कोई क्वेरी तो नहीं रेज हुई है ना। और अगर क्वेरी रेज होती है तो उसका गिवन टाइम फ्रेम में आंसर दे देना। ठीक, अब उसके बाद वही 21 अक्टूबर को सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपको समझ लेना है कि अगर मान लो कि आपको राउंड 1 में कोई सीट एलोकेट हुई है और फिर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, उस पर अभी हम आते हैं, तो बस आपको फी पेमेंट एक ही बार करना है। ऐसा नहीं कि राउंड 2 में आपको कोई और चॉइस आपकी मिल गई है, एलोकेट हो गई है, तो आपको फिर से नहीं उस पर वहां पर फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट हमें पूरी काउंसलिंग में एक बार ही करना होगा,
जो कि कुछ मनी डिडक्ट होकर हमारी कॉलेज फी में एडजस्ट होगा, जो हम फाइनली कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हर जगह ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही है फिलहाल। राउंड 2 से लेकर, ठीक है, और राउंड 5 तक आपके पास ऑप्शन रहेगा अपने ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उससे विड्रॉ करने का, या फिर जो आपको सीट एलोकेट हुई है उससे उसको लीव करने का। दोनों ही केसेस में आप काउंसलिंग से हट जाओगे और फर्दर पार्ट नहीं ले पाओगे। अगर किसी भी टाइम में या किसी भी मोमेंट पे आप या तो अपनी सीट विड्रॉ करते हो या फिर एग्जिट करना चाहते हो सीट एलोकेशन प्रोसेस से, तो दोनों ही केसेस में आप फिर फर्दर जोसा की काउंसलिंग का पार्ट नहीं रह सकते। फिर अगर आपको काउंसलिंग का पार्ट होना है तो आपको CSAB राउंड जो होता है, जो अलग से जो IITs के लिए नहीं होता है, NITs, ट्रिपल IITs और GFTIs के लिए होता है, आपको उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जो विड्रॉल या फिर एग्जिट करना है वो लास्ट राउंड से पहले ही करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया भी होगा कहीं पे, लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल राउंड 5 है। 6 राउंड में काउंसलिंग होनी है, तो आप जो विड्रॉ कर सकते हो वो 5th राउंड तक ही कर सकते हो, है ना। 6th राउंड के लिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। 6th राउंड में जो आपको सीट मिल गई है ना, IITs के केस में, तो वही आपकी सीट फाइनल होगी। ठीक है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। और अगर आपने पीछे के राउंड्स में फी सबमिट कर दी थी, है ना, और आपको 6th राउंड में और आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने शुरुआत में मान लो आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था, तो कहीं भी काउंसलिंग के किसी भी राउंड में जब आपको पहली बार कॉलेज मिलेगा तो आपको फी पे करनी होगी, है ना। तो मान लो कि आपको 3rd राउंड में कॉलेज मिला और आपने फी पे कर दी और फिर आपने विड्रॉ नहीं किया और आपको 6th राउंड में IIT मिल गया। ठीक है, तो अगर आप उस IIT में नहीं जाते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो जो भी आपका मनी है वो रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइसेस अपने को बहुत ध्यान से फिल करनी है। अब बात आती है कि अगर हमें लास्ट राउंड में NIT या ट्रिपल IIT मिल जाते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें फिजिकल प्रेजेंस देनी पड़ेगी, जो भी हमें इंस्टीट्यूट मिला है, मतलब वहां पे फिजिकली जाना पड़ेगा अगर सिचुएशन परमिट करती है। अगर सिचुएशन नहीं परमिट करती है, कोविड का कहर ऐसे ही जारी रहता है, तो फिर ऑनलाइन ही ये काम होगा। लेकिन NITs, ट्रिपल IITs और GFTI में आपको लास्ट राउंड के एलोकेशन के बाद भी विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन IITs के केस में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए चॉइसेस अपने को बहुत ध्यान से भरनी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके प्रोसेस समझते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई लड़का है पिंटू, है ना, और उसकी कुछ रैंक आई है ना, उससे अपने को मतलब नहीं है, और उसने काउंसलिंग में ये चॉइसेस भरी हैं। आप कितनी भी चॉइसेस भर सकते हो। तो फिलहाल जो पिंटू है तो उसने 15 चॉइसेस भरी हैं। तो आपको चॉइस का सीक्वेंस बहुत ध्यान से रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो इसकी पहली चॉइस है ये इसकी फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस है। मतलब कि अगर इससे पूछा जाए कि कहाँ जाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई मुझे IIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस दिलवा दो। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। फिर ऐसे ही ये इसकी सेकंड प्रेफरेंस है IIT हैदराबाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऐसे करके इसकी लास्ट प्रेफरेंस है कि IIT गोवा से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो उसकी प्रेफरेंस का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो सिस्टम चॉइसेस रीड करता है वो कैसे रीड करता है, वो ऊपर से रीड करता है कि सिस्टम यहां से चलना चालू करेगा और आपकी चॉइसेस धीरे धीरे करके रीड करेगा, है ना। तो जैसे मान लो कि सिस्टम आया और यहाँ पर उसने सबसे पहले देखा कि आपकी उसकी रैंक पता होगी। उसने देखा अच्छा IIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा होगा। मान लो नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आपकी रैंक या पिंटू की रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा होगा। फिर सिस्टम सेकंड चॉइस रीड करेगा, कहेगा कि अच्छा ये भी नहीं मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, और ऐसे करते करते सिस्टम लास्ट में आया और उसने देखा कि आपको IIT हैदराबाद से इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है फर्स्ट राउंड के सीट एलोकेशन में, है ना। तो नीचे पढ़ते पढ़ते आया तो यहां तक IIT कानपुर की एरोस्पेस तक नहीं मिल रहा था फर्स्ट राउंड में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, और आपको फर्स्ट राउंड में मिला IIT हैदराबाद से इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको फर्स्ट राउंड में ये मिल गया, तो अब ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में ये नीचे की जो चॉइसेस हैं ये इररिलेवेंट हो गई। अब ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी, सिस्टम को इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब या तो काउंसलिंग जब खत्म होगी, सारे राउंड्स हो जाएंगे, तो या तो आपकी यही चॉइस रहेगी, आपको यही फाइनली मिल जाएगा,
या फिर इससे ऊपर वाला कुछ मिलेगा ना। तो अगले राउंड में भी सिस्टम क्या करेगा, ऐसे ही रीड करना चालू करेगा, और हो सकता है कि अगले राउंड में आपको मे बी एनआईटी सूरतकल से कंप्यूटर साइंस मिल जाए, ठीक है। लेकिन सिस्टम हमेशा ऊपर से नीचे आते वक्त जो है वो चॉइस को रीड करता है, और जिस पॉइंट पे हमें कोई चॉइस मिल जाएगी तो फिर उसके नीचे की चॉइस जो है वो इररेलेवेंट हो जाएंगी, है ना। तो गलती ये मत कर देना कि आईआईटी गोवा जो है वो तुम्हारी लास्ट चॉइस है और तुम उसको सबसे पहले भर दो। तो हो सकता है कि तुम्हारी रैंक पे वो तुम्हें बड़ी आराम से मिल रहा हो, है ना। तो सिस्टम क्या करेगा कि तुम्हारी चॉइसेस पढ़ना स्टार्ट करेगा और देखेगा अच्छा बेटा गोवा जाना चाहता है पिंटू, ठीक है। तो और उसकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा होगा, ठीक। तो सिस्टम क्या करेगा, तुरंत उसको उसकी पहली चॉइस दे देगा आईआईटी गोवा से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और खेल खत्म। अब पिंटू के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ऊपर कोई चॉइस है नहीं, नीचे की सिस्टम रीड नहीं करेगा। तो अब पिंटू की किस्मत तय हो चुकी है, उसको आईआईटी गोवा से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल चुकी है। तो चॉइसेस हमें बहुत ध्यान से भरनी है, हमें ऐसी चॉइसेस बिल्कुल नहीं भरनी जहां हमें नहीं जाना है, पहली बात। और दूसरी बात, सीक्वेंस बहुत ध्यान से रखना है, जो सबसे ज्यादा हमारी टॉप प्रेफरेंस में उसको ऊपर, फिर उससे नीचे उसकी अगली प्रेफरेंस, एंड सो ऑन, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होगी ना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आपको एक किसी भी राउंड में सीट अलॉट होगी, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करना है, उस पर शायद साइन वाइन करने होंगे, और आपको इन तीनों में से, उस सीट के करस्पॉन्डिंग इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। जो ऑप्शंस हैं अभी समझेंगे इनके बारे में, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ठीक। ये तो पहली बात, अभी समझते हैं इन पर आपको क्या क्या करना है जब आपको सीट मिल जाएगी किसी भी राउंड में, ठीक। एक्सेप्ट फॉर द लास्ट राउंड में ये जो आपको फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा ना। तो अभी हम लोग फिफ्थ राउंड तक की बातें कर रहे हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो कि मैंने अभी आगे चल के दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जिस राउंड में भी जब भी आपको सीट एलोकेट होगी, तो आपको अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 35,000 पे करना होगा, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 15,000 पे करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई चालान डाउनलोड करके एसबीआई की किसी ब्रांच में जाके ये जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें जो 2,000 है वो जोसा की काउंसलिंग का प्रोसेसिंग चार्ज है, और जैसे मान लो आप जनरल कैंडिडेट हो तो 2,000 तो जोसा ने रख लिया अपने पास। जो 33,000 है, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो क्या होगा कि वहां पे आपकी फी में वो एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि कभी कभी ये हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर राउंड में, सपोज कर लो एनआईटी मिले, ठीक है। तो आप मान लो फर्स्ट राउंड में ही आपको एनआईटी मिल गया, आपको एनआईटी सूरतकल मिल गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और फी पे करनी होगी। हो सकता है कि आगे के फर्दर राउंड में आपको आईआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग साइंस मिल जाए, ठीक है। मान लो कि थर्ड राउंड में तुम्हें ये मिल गया, आईआईटी हैदराबाद मिल गया। तो फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिला था, दूसरे राउंड में मान लो एनआईटी सूरत का ले रहा, लेकिन थर्ड राउंड में तुम्हें आईआईटी हैदराबाद मिल गया। तो क्या होगा कि फी तो आप पे कर चुके हो, जहां पर भी एक बार आपको सीट एलोकेट होगी तो उसी राउंड में आपने फी पे कर दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। बाद में जब आपको आईआईटी मिलेगा तो इट इज पॉसिबल कि डॉक्यूमेंट्स आपको मे भी दोबारा वेरीफाई करवाने पड़े, दोबारा अपलोड करने पड़े, फिर वो जोसा वाले या आईआईटी वाले, एनआईटी वाले, जो भी वो आपको उस वक्त मिल रहा होगा वो वेरीफाई करें, है ना। ये एनआईटी से आईआईटी जाते वक्त भी हो सकता है और आईआईटी से एनआईटी जाते वक्त भी हो सकता है, लेकिन फी नहीं आपको दोबारा पे करनी होगी, तो उससे आप निश्चिंत रहें। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, दोबारा अपलोड कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट या सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर एप्लीकेबल हो तो ये सर्टिफिकेट्स, एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल और जनरल ई डब्ल्यू एस, और फिजिकल डिसेबिलिटी का, तो ये, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी। तो ये सब चीजें जिसके लिए, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये है ना। तो ये तीन चीजें किस फॉर्मेट में चाहिए उसकी पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको मिल जाएगी कि आपको ये फॉर्मेट, इसका क्या फॉर्मेट चाहिए, इसके सर्टिफिकेट का, इस सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, और ये हर कैंडिडेट को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन और एक कोई
आईडी कार्ड जिसे कह सकते हैं ना, जिससे आपकी ये आइडेंटिफाई हो सके कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना, है ना। तो उसके बाद अब समझते हैं वही फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में फर्क। ठीक, तो पिंटू को क्या मिल गया था, हम लोग ने शुरुआत में बात की थी कि उसको 12th चॉइस मिल गई थी उसकी, जो कि थी आईआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब मान लो कि पिंटू इस चॉइस को फ्रीज कर देता है, तो जो चॉइसेस मैंने हटा रखी है तो अब मतलब वो पिक्चर में नहीं रही। ठीक है, तो अगर पिंटू ने इस चॉइस को फ्रीज कर दिया तो बस पिंटू का काम जोसा की काउंसलिंग में खत्म। उसने बोला चलो ठीक है, अब कहाँ इतना वो करें, आईआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है वो मैं फ्रीज कर देता हूँ, मुझे यही चाहिए थी। ठीक है, तो फिर ना ऊपर की चॉइस, ये नीचे की चॉइसेस तो ऑब्वियसली नहीं मैटर करेंगी, अब ऊपर की चॉइसेस भी नहीं मैटर करेंगी। पिंटू का काम जोसा की काउंसलिंग में खत्म हो चुका है, अब वो वेट करेगा, कॉलेज की वेबसाइट, आईआईटी हैदराबाद की वेबसाइट बार बार चेक करता रहेगा कि एडमिशन से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन उनकी साइड से आ रहा है। जोसा से उसका काम खत्म हो चुका है। उसने क्या किया कि उसको चॉइस मिली, उसने फ्रीज किया, फी पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और अगर कोई क्वेरी आई तो उसका आंसर दे दिया और उसका काम खत्म, उसकी लाइफ अब एकदम टेंशन फ्री, अगर उसने फ्रीज का ऑप्शन लिया। अगर वो फ्लोट का ऑप्शन लेता है तो क्या होगा कि नीचे की चॉइस तो सारी चली गई, वो तो चली जानी थी। उसको आईआईटी हैदराबाद मिल गया फर्स्ट राउंड में, अब उसने फ्लोट लगा दिया, तो फ्लोट का मतलब है कि चलो ठीक है आईआईटी हैदराबाद से इंजीनियरिंग फिजिक्स, लेकिन कुछ और बेटर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी जो ये 11 की 11 चॉइसेस आप देख रहे हो ये ओपन है, अभी भी अगर पिंटू की किस्मत अच्छी रही तो इन 11 चॉइसेस में इसको कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ कहाँ जा रहा है। लेकिन हाँ, इसकी ये सीट तो सिक्योर्ड है ना, कुछ भी हो जाए ये तो नहीं जाने वाली। अब अगर अपग्रेड नहीं भी होती है तो इसकी ये तो सीट जो आईआईटी हैदराबाद वाली है, अगर इसने वही सारे प्रोसेस कर दिए हैं, वही फी पे कर दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, अगर कोई क्वेरी आई तो उसका आंसर दे दिया, तो ये सीट उसकी सिक्योर है। लेकिन पिंटू कह रहा है कि यार अपग्रेड हो जाए तो ज्यादा बेटर है, कि जो ऊपर में से कोई भी चॉइस मिल जाए तो पिंटू कह रहा है कि चलेगा। ठीक है, तो अभी पिंटू ने यहाँ पर क्या कर दिया है, फ्लोट पे लगा दिया, तो अभी उसको ऊपर की 11 चॉइसेस में भी कुछ भी मिलने का चांस है ना। तो फ्रीज और फ्लोट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड। स्लाइड में पिंटू क्या कह रहा है कि आईआईटी हैदराबाद से उसको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल गई। अब सपोज कर लो कि पिंटू हैदराबाद का ही रहने वाला है और उसका माइंड बदल गया, उसने बोला अब हैदराबाद से बाहर कहाँ जाएंगे, या हैदराबाद उसके घर के पास था तो उसने बोला कि अब ज्यादा दूर कहाँ जाएंगे, तो ऐसा करते हैं आईआईटी हैदराबाद में ही लेते हैं। हाँ, अगर आईआईटी हैदराबाद में मुझे कोई बेटर चॉइस अपनी मिल रही है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो स्लाइड ऑप्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम अपने कॉलेज को एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रीज कर दे रहे हैं, कि अब हमें जो भी चॉइस चाहिए वो हैदराबाद में ही चाहिए। बाकी मेरी जितनी और चॉइसेस थी इसके ऊपर वाली, नीचे वाली तो हटनी है हमेशा ही, है ना, इसके ऊपर वाली और जितनी चॉइसेस थी उनको हटा दो, जैसे त्रिची, वारंगल, सूरतगढ़, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर और आईआईटी खड़गपुर। उसने कहा ये हटा दो, हाँ इनमें से अगर मुझे कुछ अपग्रेड होके मिल पाए तो आप लोग जरूर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्लाइड का ऑप्शन क्यों लगा पाया, क्योंकि जो चॉइस उसको मिली थी उस कॉलेज की उसने ऊपर भी कुछ चॉइसेस भर रखी थी। लेकिन यही मान लो कि इसको ये मिला होता आईआईटी कानपुर, तो इसने ऊपर कोई आईआईटी कानपुर की तो चॉइस भर नहीं रखी है, तो फिर इसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं मोर और लेस, एक होता फ्रीज वाला और एक होता फ्लोट वाला। ठीक है, तो वहां पे स्लाइड का मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊपर आईआईटी कानपुर की ऊपर कोई चॉइस नहीं है। और एक और बात कि अगर मान लो कि किसी को इतना भौकाली है कि उसने जो पहली चॉइस भरी थी उसको वही मिल गई, जब भी मिली उसको पहली चॉइस ही मिल गई, मान लो पहले राउंड में ही उसको पहली चॉइस मिल गई, तो फिर उसको मतलब फ्रीज ही करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है, ना वो फ्लोट लगा सकता है और ना वो स्लाइड लगा सकता है, तो फिर तो उसकी चॉइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, जैसे ही वो सीट एक्सेप्ट करेगा और वही फी पेमेंट वाला जो पूरा वो है खेल वो कर देगा ना। तो मेरे ख्याल से आपको इन तीनों चीजों में तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहे तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछना। उसके बाद विड्रॉ ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। इसमें इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखना, ये काम के पॉइंट्स हैं कि कोई भी कैंडिडेट जिसने ऑलरेडी सीट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, वो विड्रॉ कर सकता है सीट ऑनलाइन रिपोर्ट करके सेकेंड राउंड से फिफ्थ राउंड के बीच में। ठीक है, फिफ्थ राउंड ऑफ एलोकेशन तक। ठीक है, यानी कि लास्ट राउंड से पहले। अब मान लो बाई चांस
इन केस रेयर केस में जोसा बोलता है कि 7 राउंड में हम कराएंगे काउंसलिंग, तो आप छठे राउंड के एलोकेशन होने तक, यानी कि लास्ट राउंड के सीट एलोकेशन होने से पहले, जो भी उन्होंने टाइमलाइन दे रखी है, लास्ट राउंड से पहले पहले अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हो। और जब आप सीट अपनी विड्रॉ करोगे तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो आपने थर्ड राउंड में सीट विड्रॉ कर ली, तो जैसा मैंने पहले बोला, फिर आप फर्दर काउंसलिंग का पार्ट नहीं होगे। और दूसरी बात कि जब आप विड्रॉ करोगे तो फिर ये नीचे लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट राउंड के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी है जो आपने कभी दी होगी जब आपको पहली बार आपकी चॉइस मिली होगी, तो वो रिफंड कर दी जाएगी। बस 2000 का प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ ऑफ एन एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज ओनली। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आईआईटीज में लास्ट राउंड में जो सीट आपको मिल गई है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप एडमिशन लेने नहीं भी जाते हो तो आपको वो जो आपने शुरुआत में जब भी आपको मिला होगा चॉइस आपकी, और आपने जो फी सबमिट की होगी, उसका रिफंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, तो वो पैसा आपका चला जाएगा। लेकिन अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई सिस्टम में है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिपोर्टिंग, जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां जाके तब विड्रॉ करना पड़ेगा, और वो रिफंड आपको थोड़े दिन बाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन आईआईटीज में ऐसा नहीं है। अगर आपको लास्ट राउंड में सीट मिल गई तो फिर वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या फिर आपको पैसा गंवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तो यही है कि जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी पड़ेंगी, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि क्या क्या कितना अमाउंट रिफंड होगा अगर सेकंड से फिफ्थ राउंड के बीच में निकालते हैं, और आईआईटीज वाली बात ध्यान रखेंगे, एनआईटीज वाली बात ध्यान रखेंगे, और जब वही आपको ऑनलाइन डिटेल्स फिल कर देनी होंगी और जो मनी है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये मेन सैलिएंट फीचर्स थे जो आपको ध्यान रखने काउंसलिंग में। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओवरऑल, वो चॉइस फिलिंग है ना। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको दोबारा देखना। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज चॉइस फिलिंग। ठीक, सीक्वेंस बहुत ध्यान से भरना। ऐसी प्लेसेस बिल्कुल मत भरना, ऐसे कॉलेजेस बिल्कुल मत भरना जहां तुम्हारा जाने का बिल्कुल मन नहीं है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे डिसाइड करें उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ गया कि चॉइस फिलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कई लोग चॉइस फिलिंग गलत भर देते हैं और उनको ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जो वो नहीं चाहते हैं, और नीचे की चूंकि चॉइसेस डिलीट हो जाती हैं तो फिर उनका गेम जो है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप रेडी रखो, है ना। ये जो अमाउंट है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये अमाउंट भी आप रेडी रखें, है ना भाई। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि एकदम तुरंत कहा कि लो 35,000 है, हाँ लो, है ना। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये जो अमाउंट है वो रेडी रखो। उसके बाद अगर आप अपनी सीट जो है वो फ्रीज कर देते हो तो आप रेगुलरली फिर जो आपको इंस्टीट्यूट मिल गया है फाइनली उसकी वेबसाइट चेक करते रहना। ठीक है, कि उनकी तरफ से क्या नोटिफिकेशन आ रहा है एडमिशन को लेके। ठीक है, और बाकी जो 5 राउंड तक तो पक्का जो भी है या वो ऑनलाइन ही होना है। लास्ट राउंड के एलोकेशन के बाद हो सकता है मे बी आपको आपके इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकली प्रेजेंट होकर एडमिशन लेना पड़े, और एनआईटीज वाले सिस्टम में भी अगर आपको एडमिशन लेना तो उसके लिए भी जाना पड़ सकता है, या फिर आप एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हो और अपना मनी रिफंड चाहते हो तो उसके लिए भी जाना पड़ सकता है। तो वो तो जब जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वो तो जोसा की तरफ से खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो चॉइस फिलिंग से लेकर या किसी और बात को लेकर तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करो और मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर दूं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जरूर चेक करेंगे कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किस फॉर्मेट में चाहिए, वो उनकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है ना। ये जैसे ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये आप रेडी करवा लेना है ना किसी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखना है। कुछ कॉलेज की रिक्वायरमेंट होंगी तो वो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे एंटी रैगिंग वगैरह का एफिडेविट बनता है तो वो बात की बात है। अभी जो इस स्क्रीन पे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड उनको आप कलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।